कुछ तो था डॉक्टर नायरा में, जो पहली मुलाकात में सूर्य प्रताप सिंह शेखावत को वो थोड़ी भली पर कुछ पागल सी भी लगी थी। उसकी ऊट पटांग हरकतों और उस पर वो उसकी बेसिर पैर की मिसाल ने सूर्य को पहली मुलाकात में ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। नायरा पर दिल आ गया था उसका। पर नायरा वो तो सूर्य प्रताप सिंह शेखावत को देखकर ही चिढ़ जाती थी। एक केस के सिलसिले में हुई मुलाकात ने सूर्या के दिल पर नायरा की मोहब्बत ने दस्तक दे दी। दिल लगा बैठा वो नायरा से। पर उस समय सूर्या को कहाँ पता था कि ये केस आने वाले समय में एक ऐसा तूफान उन दोनों की जिंदगी में लेकर आएगा कि दोनों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। जब रिश्तों की असलियत सूर्या प्रताप सिंह शेखावत के सामने आएगी, तो क्या वह खुद को संभाल पाएगा? नायरा राजपूत राजपूत परिवार की इकलौती बेटी और लाडली भी, क्योंकि इस राजपूत परिवार में 3 पुश्तों के बाद बेटी हुई थी, इसलिए सभी की लाडली है नायरा। नायरा एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट यानी कि विकृति विज्ञानी है। वो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते हैं। 25 साल की नायरा दिखने में बहुत खूबसूरत है। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, लंबे बाल, नाजुक से गुलाबी होंठ और तराशा हुआ बदन। बस कमी सिर्फ एक है जो कि उसे लगती है, और वो है उसकी हाइट। नायरा की हाइट करीबन 5 फुट 5 इंच है, लेकिन ये उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है। स्वभाव से खुश मिजाज, लेकिन जब गुस्सा हो तो भगवान ही बचाए। नायरा की माँ उसे भवानी कहकर पुकारती हैं। इसका लॉजिक आगे चलकर पता चलेगा। नायरा के पापा विजेंद्र राजपूत पेशे से एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो एक फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट है। नायरा की माँ रत्ना राजपूत पेशे से एक डेंटिस्ट है और उनका अपना क्लिनिक है। नायरा के बड़े भाई आरव राजपूत पेशे से ऑर्थोपेडिक्स है, मतलब हड्डियों के डॉक्टर। और नायरा सबसे ज्यादा अपने बड़े भाई की लाडली है। नायरा की भाभी साधना राजपूत पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ है। आरव और साधना की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। नायरा का एक छोटा भाई भी है, अनिरुद्ध राजपूत, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा है, मतलब कि ब्रेन सर्जन बनने की तैयारी कर रहा है। अगर कम शब्दों में कहें तो नायरा का पूरा परिवार अपने आप में एक हॉस्पिटल ही है। पैर के अंगूठे से लेकर भेजे तक के सभी डॉक्टर थे घर में। अब आप कहेंगे कि फिर नायरा आई स्पेशलिस्ट क्यों नहीं बनी? तो इसका भी नायरा का अपना लॉजिक है, और ये जो भी है आपको आगे चलकर पता चलेगा। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज चाचू सिर पर आ खड़े हुए, लेकिन मजाल है कि नायरा ने अब तक चद्दर से मुंह भी बाहर किया हो। फोन की रिंग से झल्लाते हुए उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और फोन ढूंढने लगी। फोन मिलते ही चद्दर के बीच में ही पड़े फोन रिसीव किया और अलसाई आवाज में कहा, कौन है जिसे सुबह सुबह मुझे उठाने के दौरे पड़ रहे हैं? नायरा, तू अभी तक सो रही है? टाइम देख क्या हुआ है। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। क्यों, क्या हुआ है? टाइम? अरे अभी तो। नायरा ने चद्दर से मुंह निकालते हुए टाइम देखते हुए कहा तो चीखते हुए उठ गई। ओ माय गॉड, 8 बज गए। यार मैं इतना लेट कैसे हो गई? और तू आध्या की बच्ची, मुझे पहले फोन नहीं कर सकती थी? नायरा ने आध्या पर चिल्लाते हुए कहा तो आध्या थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, अच्छा, मैं फोन करके उठा देती। पहले अपना फोन चेक कीजिए मैडम, 20 बार फोन लगा चुकी हूँ मैं सुबह से, अब जाकर आपने फोन उठाया। आध्या की बात सुनकर नायरा ने अपना फोन चेक किया तो सच में आध्या नाम से 20 मिस्ड कॉल थी। आधी, आज संभाल ले, आगे से पक्का ऐसा नहीं होगा। नायरा ने थोड़ा विनती करते हुए कहा, यार तू ऐसे कैसे कर सकती है? तुझे पता है ना केस कितना सेंसिटिव है। रिपोर्ट्स लेने खुद एसीपी सर आए हैं और रिपोर्ट्स तेरे पास है और वो डॉक्टर को पूछ रहे हैं। आध्या ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा तो नायरा मुंह बनाते हुए बोली, कौन? वो मेहरा? अरे नहीं, ये कोई नया आया है उसकी जगह। तू बस जल्दी से आ जा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुम्हें ही समझानी है उन्हें।
आद्य ने विनती करते हुए कहा तो नायरा बोली, अच्छा ठीक है, तू रो मत, मैं बस आधा घंटे में पहुंचती हूँ। इतना कहकर नायरा ने फोन काट दिया और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। जल्दी जल्दी तैयार होकर नायरा नीचे आई तो उसे इतनी जल्दी में देखकर उसकी माँ ने टोका, अरे भवानी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, खाना तो खाकर जा। नायरा बाहर की ओर जाते हुए बोली, माँ मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, वहीं जाकर कुछ खा लूंगी। इतना कहकर नायरा ने गाड़ी की चाबी उठाई और निकल ली। पीछे से नायरा की माँ आवाज देती रह गई। नायरा के पापा ने उन्हें शांत कराया। अरे जरूरी होगा तभी तो इतनी जल्दी गई है। नायरा के भाई ने भी सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहा, हाँ माँ, तुम उसकी टेंशन मत लो, वैसे भी उसका नाश्ता तो हॉस्पिटल में ही होता है। अब नायरा की भाभी बोली, हाँ माँ, आप नाश्ता कर लीजिए, आपको भी क्लिनिक के लिए देर हो रही होगी। नायरा की माँ नाराज होते हुए बोली, आप सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, तभी तो इतनी मनमानी करती है। नायरा के पापा उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, 3 पुश्तों बाद घर में लक्ष्मी आई है तो उसे इतना प्यार देना तो बनता ही है। नायरा की माँ मुंह बनाकर बोली, हाँ, कोई कुछ कहे तो बस ये पुश्तों का पुराण लेकर बैठ जाओ। इतना कहकर नायरा की माँ नाश्ता करके क्लिनिक के लिए चली गई। आध्या, जिसने नायरा को फोन किया था, वैसे तो नायरा की असिस्टेंट है, लेकिन नायरा के दोस्ताना व्यवहार से वो उसके साथ एक दोस्त के जैसे ही पेश आती है। कहानी में आगे और भी किरदारों से मुलाकात होगी, जिनके बारे में धीरे धीरे पता चलता जाएगा। नायरा हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी, लेकिन गेट पर ही किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सामने से एक लड़के ने बिना देखे कहा, आई एम सॉरी बेटा, आपको लगी तो नहीं। इतना सुनते ही नायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मतलब उस लड़के ने उसे एक बच्ची समझा था। दिल्ली की नंबर 1 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को एक बच्ची समझा। ये बात नायरा की ईगो को हर्ट कर गई। वो गुस्से से उस लड़के को घूरने लगी। एक हैंडसम सा लड़का फॉर्मल कपड़ों में हाथ में मोबाइल लिए खड़ा था। गोरा रंग, भूरी आंखें और जिम जा जाकर बनाई हुई बॉडी, क्योंकि 6 पैक्स तो शर्ट के बाहर से ही दिख रहे थे और शर्ट इतनी टाइट थी कि उसके बाइसेप्स भी पूरी तरह से दिख रहे थे। हाइट की अगर बात करें तो शायद 6 से भी ऊपर होगी। शायद इसीलिए उसने 5 फुट 5 इंच की नायरा को अनजाने में बच्ची समझ लिया था। एक पल के लिए नायरा उसकी पर्सनैलिटी में खो गई, लेकिन जैसे ही उसे उसकी बात याद आई, उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उभर आया। उस लड़के ने जब ध्यान से नायरा को देखा तो उसे समझ आया कि वो बच्ची नहीं है। वो जींस और रेड कलर की चेक टी शर्ट के ऊपर डॉक्टर वाला सफेद कोट पहने और बालों की पोनी किए हुए एक करीबन 24 या 25 साल की लड़के से वो टकराया था, जिसे उसने बच्ची समझ लिया था। नायरा को अपनी तरफ घूरता पाकर वो चुपचाप वहां से चला गया और ये बात नायरा के गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी थी। मतलब गिरा भी दिया और सॉरी भी नहीं कहा और ऊपर से उठने में मदद भी नहीं की। नायरा गुस्से से बड़बड़ाती हुई खुद से ही उठी और उस ओर देखने लगी जिस तरफ वो लड़का गया था और भड़कते हुए बोली, कैसा बदतमीज लड़का है, मतलब गलती भी की और एटीट्यूड से निकल भी गया। कोई बात नहीं, हो तो तुम इसी हॉस्पिटल में। और नायरा एक बार जिसकी शक्ल देख ले उसे कभी भूलती नहीं। नागिन की तरह आंखों में बसा लेती है और तुम्हारी भी शक्ल मेरी आंखों में बस गई है। अब देखना ये मुर्दों की चीर फाड़ करने वाली तुम्हारे इस एटीट्यूड का कैसे पोस्टमार्टम करती है। इतना कहकर वो गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर चली गई। जब वो अपने कैबिन में पहुंची तो आध्या उसका ही इंतजार कर रही थी। नायरा एक नजर आध्या पर डालते हुए अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। आध्या को नायरा के चेहरे को देखकर अंदाजा हो गया था कि नायरा इस वक्त गुस्से में है और जब नायरा गुस्से में होती है तो वो उसे छेड़ती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि गुस्से वाली नायरा को अगर छेड़ा मतलब बड़ी वाली मधुमक्खियों की छत्ते में हाथ डालना। इसलिए आध्या भी चुपचाप ही रही। कुछ देर बाद नायरा ने आध्या से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी तो आध्या ने चुपचाप उसे रिपोर्ट दे दी। नायरा उस रिपोर्ट को लेकर अपने कैबिन की खिड़की के पास आ गई।
रिपोर्ट पढ़ने के बाद नायरा ने एक गहरी सांस ली और आध्या से कहा, आदि, पियून से एसीपी को अंदर आने को कहो। एसीपी सर को कह दो कि रिपोर्ट आ गई है। आध्या ने ओके कहा और पियून को एसीपी सर को अंदर भेजने को कहा। नायरा ने अपना कोट उतारकर अपनी चेयर पर रख दिया और बाथरूम में चली गई। इधर कैबिन में एसीपी आ चुके थे। उन्होंने आद्या को देखकर पूछा, रिपोर्ट्स आ गई है? आद्या ने कुछ कहना चाहा कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और नायरा बाहर आ गई। लेकिन नायरा अपने सामने खड़े एसीपी को देखकर चौंक गई और वहीं एसीपी नायरा को देखकर हैरान था। नायरा की आंखों में गुस्सा फिर से उभर आया क्योंकि सामने वही लड़का खड़ा था जिसने उसे बच्ची कहा था और गिराकर सॉरी भी नहीं बोली थी। एसीपी ने नायरा को देखा और हैरान होकर अपने मन में खुद से ही बोला, ये डॉक्टर है। इधर नायरा के दिमाग में एकदम से खुराफात कौन थी, मतलब ये नया एसीपी है। अब देखो एसीपी साहब कैसे अपनी बेइज्जती का बदला लेती हूँ। नायरा बिना किसी भाव के अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। आद्या ने कुछ कहना चाहा मगर नायरा ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। फिर उसने एसीपी पर ज्यादा जोर देते हुए पूछा, जिसे एसीपी ने महसूस कर लिया था, आपका नाम क्या है एसीपी सर? मेरा नाम एसीपी सूर्य प्रताप सिंह शेखावत। सूर्य ने दो टूक जवाब दिया तो नायरा ने आगे पूछा, वैसे आप आज ही आए हैं या काफी दिन हो गए? नायरा की बात सुनकर सूर्य ने थोड़ी जल्दबाजी से कहा, कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। अब आप रिपोर्ट्स दिखाएंगी? नायरा को ये पसंद नहीं आया लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, वो पुराना एसीपी मेहरा, उसे क्यों निकाल दिया? सूर्या थोड़ा झल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं पता और मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने आया हूँ, किसी और की जानकारी लेने नहीं। सूर्या को जल्दी थी इसलिए उसे इंतजार करना मुश्किल लग रहा था और यहाँ उससे ये डॉक्टर उसका इंटरव्यू ले रही थी। सूर्या की झल्लाहट को इग्नोर करते हुए नायरा आगे बोली, वैसे आपकी उम्र क्या होगी? शादी हो गई क्या आपकी? आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपने पुलिस की नौकरी ही क्यों चुनी? नायरा ने एक साथ इतने सारे सवाल कर दिए और जिनके जवाब देने के बजाय सूर्य ने गुस्से से नायरा को घूर कर देखा। उसे घूरता देखकर नायरा ने वापस थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, अरे वो क्या है ना एसीपी साहब, मेरी माता कहती है कि जब उम्र हो जाए 30 तो हो जाता है टाई फेस, मतलब कि शादी 30 से पहले ही कर लेनी चाहिए। आपकी शादी हो गई क्या? नायरा ने भारी फिक्र जताते हुए पूछा। नायरा की बातें सुनकर आद्या मुंह पर हाथ रख के हंसे जा रही थी और उसे ये भी समझ आ गया था कि सुबह शायद एसीबी की वजह से ही उसका मूड खराब हुआ था, क्योंकि नायरा जब भी ऐसे किसी से बात करती है तो वो बहुत खुश होती है या फिर अपना गुस्सा निकाल रही होती है। नायरा की बातों ने सूर्या का दिमाग खराब कर दिया और उसने गुस्से से उठते हुए कहा, यहाँ क्या मैरिज ब्यूरो खोल रखा है जो इस तरह के बिन सिर पैर की बातें की जा रही हो, और मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं आप? सूर्या की बात सुनकर नायरा टेबल पर हाथ मारकर बोली, ये बात, और फिर सूर्या की आंखों में देखकर गुस्से से बोली, तो आपको क्या ये स्कूल का प्लेग्राउंड लग रहा है या फिर कोई फैंसी कंपटीशन जो आपको यहाँ सफेद कोट पहने बच्चे दिख रहे हैं? आंखें हैं ये बटन, दिखाई नहीं देता, और ऊपर से बिना मदद किए चलते बने। अगर खुद बुर्ज खलीफा हो तो क्या सभी को मैकमो बिल्डिंग समझते हो? अब तक सूर्या गुस्से से नायरा की बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी आखिरी बात सुनकर उसको हंसी आ गई, जिसे उसने बहुत मुश्किल से रोक लिया। नायरा गुस्से में आगे बोली, बोलो आप, अगर एसीपी हो तो मतलब किसी को भी गिराकर चलते बनोगे? और एटीट्यूड तो देखो, एक सॉरी भी नहीं बोला। सूर्या कुछ नहीं बोला तो वो फिर से सूर्या को घूरते हुए बोली, अब बोलोगे या फिर मुंह में गोलगप्पा ठूस रखा है? सूर्या उसकी बातें सुनकर बोला, आप चुप होंगी तभी तो कुछ बोलूंगा। नायरा चुपचाप उसे घूर कर देखने लगी तो सूर्या बोला, पहली बात, मैं आपसे नहीं, आप मुझसे टकराई थी, और दूसरी बात, आंखें हैं मेरे पास, लेकिन अगर कोई सामने से आंखों की जगह बटन लगाकर आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और तीसरी बात, आज तक मुझसे इस तरह किसी ने बात नहीं की, और खासकर किसी लड़की ने तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर नायरा बोली, हाँ तो
आपकी आंखों में देखकर बात करके किसी को अपनी गर्दन में अकड़ थोड़ी ना डलवानी है। सूर्या को गुस्सा तो बहुत आया नायरा की बात पर, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था और आपकी वजह से मेरा कितना वक्त बर्बाद हो गया, इसलिए अब आप मुझे रिपोर्ट्स दे दीजिए। नायरा ने गुस्से से सूर्या को देखा और फिर आद्या से कुछ इशारा किया, जिसे समझकर आद्या ने सूर्य से कहा, सॉरी सर, लेकिन प्लीज आप 2 मिनट बाहर वेट कीजिए प्लीज। सूर्य ने एक गुस्से भरी नजर नायरा पर डाली और गुस्से से बोला, आपको अंदाजा भी है कि ये केस कितना सेंसिटिव है और आप अपनी पर्सनल इको सेटिस्फेक्शन के चलते इस केस को सफर करा रही हैं। मैं यहाँ पिछले 2 घंटों से बैठा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स आपके पास थी और अब भी आपको 2 मिनट चाहिए। उसकी बात सुनकर नारा भी गुस्से से बोली, अच्छा, कितना सेंसिटिव केस है? लड़की ही तो मरी है, उसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? लड़की ही तो मरी है मतलब आपके लिए किसी लड़की का मरना नॉर्मल बात है? नहीं चाहिए आपको एक लड़की होकर ऐसी बातें करते हुए? सूर्य ने थोड़ी नफरत से कहा तो नारा ने भी उसी नफरत से कहा, क्यों? मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? मैंने तो नहीं मारा ना। और हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये केस इतना सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि दिल्ली के मशहूर उद्योगपति श्री राजेश वाड़े की बेटी मरी है, इसलिए आप सभी पुलिस वालों के सीने में आग लगी है जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ने की। लेकिन आज से 2 महीने पहले भी ऐसे ही तो केस आए, उनके लिए तो किसी पुलिस वाले ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी देखे। नारा की बात सुनकर सूर्य ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है ऐसे ही केस? आद्या, 2 महीने पहले के इस तरह के केस की रिपोर्ट्स लाओ। आधे की रिपोर्ट देते ही नारा ने तीनों रिपोर्ट्स को एक साथ टेबल पर रख दिया। 2 रिपोर्ट्स 2 महीने पहले हुए केस की थी और एक राजेश वाडिया की बेटी प्रिया वाडिया की। नारा तीनों रिपोर्ट्स को सूर्य के सामने करते हुए एक एक रिपोर्ट के बारे में और तीनों में समानांतर चीजों के बारे में बताने लगी। ये जिस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका नाम नहीं पता। इस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए 2 महीने पहले लाया गया था। फिर वो दूसरी रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, इस लड़की का नाम नीला कुमारी है और इसका पोस्टमार्टम मैंने पहले केस के 2 हफ्तों बाद किया था। ये यहाँ काम के सिलसिले में आई थी, ऐसा इसके पिता ने बताया था। फिर वो प्रिया की रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, और ये है प्रिया की रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्ट्स में 4 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। पहली, इन तीनों लड़कियों के यहाँ आने से पहले, मतलब मरने से भी काफी पहले ही इनके ऑर्गन निकाले गए थे, जिनमें इनकी एक एक किडनी और दूसरी इनकी आंखें निकाल ली गई थी। दूसरी, इन्हें काफी समय से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, हाँ सिर्फ प्रिया को 2 हफ्तों से। तीसरी, रेप होने से पहले इन्हें काफी मात्रा में ड्रग दिया गया था। और चौथी चीज, इनके साथ काफी दिनों से रेप होता रहा है और जब इनकी बॉडी यहाँ लाई गई थी तो पोस्टमार्टम में पता चला कि मरने से पहले इस पहली लड़की, जिसका नाम नहीं पता, पहले केस वाली के साथ 5 लोगों ने रेप किया और इस लड़की नेहा के साथ 4 लोगों ने रेप किया और प्रिया के साथ 15 लोगों ने किया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर नायरा रिपोर्ट्स को बंद करते हुए गहरी सांस लेकर बोली, प्रिया के जैसे ही इन दोनों लड़कियों के साथ भी हुआ, लेकिन ये किसी अमीर बाप की बेटियां नहीं थी, तो इनके केस को किसी ने टच भी नहीं किया। और प्रिया वाडिया, जो कि एक बड़े उद्योगपति की बेटी है, उसके केस के लिए ऐसे भी नया ले आए। मतलब उन 2 लड़कियों की इज्जत का कोई मोल नहीं था। सारी बात जानकर सूर्या हैरान था। उसे तो ये पहले के केसों के बारे में पता ही नहीं था। उसने एक नजर नायरा पर डाली, जो अपना चेहरा नीचे किए बैठी थी। उसने नायरा से पूछा, आपने कुछ नहीं किया? नायरा बोली, मेरा काम सिर्फ बॉडी का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट पुलिस के हवाले करनी है। अगर पुलिस उस केस को रफा दफा कर देती है तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ? नायरा ने थोड़ी नाराजगी से कहा। तो सूर्या बोला, आप ये तीनों रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए और यकीन रखिए, इन तीनों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए हर लड़की की इज्जत बेशकीमती है और किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को मैं पाताल से भी ढूंढ कर सजा दूंगा। सूर्य ने नायरा को यकीन दिलाते हुए कहा और उठकर जाने लगा तो नायरा ने पीछे से कहा,
ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। ये शायद किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, क्योंकि 3 लड़कियों के ऑर्गन निकालने के साथ साथ रेप होना, वो भी बिल्कुल एक जैसे, ये नॉर्मल नहीं। सूर्य ने नायरा को गहरी नजरों से देखा और कहा, मैं भी यही सोच रहा था और आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आज तक ऐसी किसी लड़की से नहीं मिला जो ऐसी पे भी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात करे और उसे पुलिस की कमियां बताए। ये बात सूर्य ने थोड़ा मुस्कुराकर कही थी। सूर्य की बात सुनकर नायरा बोली, हर चीज की शुरुआत पहली बार ही होती है और मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। और अगर मेरे साथ कोई बेमतलब गुस्से से बात करता है तो मेरा मानना है कि अपनी बात दूसरे की आंखों में देखकर ऐसे कहो कि उसकी आगे पीछे दोनों तरफ से फट जाए। सूर्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। सूर्य के जाने के बाद नायरा अपना सिर टेबल पर रख कर बैठ गई। आद्या ने उसके सामने बैठते हुए पूछा, नायरा, आज इतना गुस्सा क्या हुआ? नायरा गुस्से में बोली, और क्या करूं? तुम्हें पता है, जब इन 2 लड़कियों के केस को किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई। और आज देखो, एक अमीर बाप की बेटी के साथ ये हुआ तो इन पुलिस वालों के पिछवाड़े में तो जैसे रॉकेट लग गया हो। मतलब उन लड़कियों की इज्जत, उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं था इनकी नजर में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी अमीर बाप की बेटियां नहीं थी। नारे ने नफरत से कहा तो आंधिया बोली, पर मुझे ये ऐसे भी सूर्य कुछ अलग लगे। उसकी बात सुनकर नारा बोली, नई नई नौकरी लगी है इसलिए ऐसी आग है, धीरे धीरे ये भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। तभी नारा के फोन की रिंग बजी। उसने उठाकर देखा तो माता जी कॉलिंग आ रहा था। उसने फोन आध्या को देते हुए कहा, तू बात कर, अभी मूड नहीं है बात करने का। आध्या ने फोन रिसीव किया। भवानी, तुमने खाना खाया या नहीं? दूसरी तरफ से रत्ना जी ने पूछा तो आध्या बोली, नमस्ते आंटी, मैं आध्या बोल रही हूँ। रत्ना जी बोली, अरे आध्या बेटा, कैसी हो? आध्या ने जवाब दिया, जी मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? रत्ना जी बोली, मैं भी ठीक हूँ बेटा। वो क्या है ना, आज भवानी जल्दी जल्दी में नाश्ता ही नहीं करके गई, इसलिए पूछने के लिए फोन किया कि उसने खाना खा लिया या नहीं। आध्या बोली, दरअसल आंटी यहाँ एसपी सर आए थे केस के सिलसिले में, इसलिए मैंने ही जल्दी आने को कह दिया था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें खाना खिला दूंगी। तुम्हारे होते हुए मुझे भवानी की कोई फिक्र नहीं। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, तुम उसे खाना खिला देना, रत्ना जी ने कहा। आध्या ने जवाब दिया, जी आंटी जी, कहकर आध्या ने फोन काट दिया और नारा की तरफ देखने लगी। जब काफी देर तक आध्या उसे देखती रही तो नारा ने झल्लाते हुए कहा, क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मेरे चेहरे में तुझे बुर्ज खलीफा दिख रहा है? बुर्ज खलीफा? वैसे नाम तो अच्छा है। आद्या ने शरारत से नारा को देखते हुए कहा तो नारा मुंह बनाते हुए बोली, बस बस रहने दे, मुझे ऐसे चिढ़ाने की जहमत मत कर। देखा था मैंने कैसे घूर रही थी तू उसे। आद्या खोए हुए बोली, अरे यार कितना हैंडसम था, मतलब आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं नहीं, पुलिस वाला नहीं देखा, वरना सभी पुलिस वालों के तो पेट बाहर होते हैं। नारा बोली, हाँ, और उस पेट को सहारा देता है उनका डंडा। नारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा तो दोनों हंसने लगी। आध्या बोली, वैसे नारा एक बात बता। नारा बोली, पूछ। आध्या बोली, यार तुझे घर में सब भवानी क्यों कहते हैं? मैं आज तक समझ नहीं पाई। मतलब तुम्हारा नाम तो नारा है तो फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें भवानी क्यों कहते हैं? नारा ने एक नजर आध्या को देखा, फिर कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोली, यार बड़ी लंबी कहानी है। आध्या लापरवाही से बोली, कोई बात नहीं, आज तो कोई बॉडी भी नहीं है चीर फाड़ करने को, तू बता। नारा उसकी बात सुनकर हंसकर बोली, तो सुन, बात है आज से 24 साल पहले की, क्योंकि अगले साल तो मैं आ गई थी ना। नारा ने गहरी समझदारी वाले भाव से अपनी तरफ उंगली करके कहा, माँ, पापा, भाई सभी भवानी माँ के मंदिर दर्शन करने गए थे। जब वो लोग आरती कर रहे थे तो माँ को चक्कर आ गई और वो बेहोश होकर गिर गई। उसी मंदिर में किस्मत से एक डॉक्टर थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। उन्होंने माँ का चेकअप किया तो पता चला माँ माँ बनने वाली है। सभी बहुत खुश हुए और एक बेटी के लिए प्रार्थना की। फिर 9 महीने बाद माँ की डिलीवरी हुई और जो पार्सल डिलीवर हुआ था वो थी मैं। मतलब माँ ने मेरी डिलीवरी की थी इस दुनिया में। फिर क्या,
सभी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि खानदान में 3 पुश्तों के बाद लड़की का जन्म हुआ था। कुछ दिनों बाद मुझे लेकर घर आ गए तो माँ ने फिर से भवानी माँ के मंदिर जाने को कहा और सभी तैयार हो गए। भवानी माँ के मंदिर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। पंडित जी ने जब पूछा कि बच्ची का नाम क्या रखा है, क्योंकि पंडित जी को मेरे नाम से पूजा करनी थी, इसलिए पूछ लिया, तो माँ ने भी भक्ति भाव में लीन होकर नायरा रत्ना जी की नकल करते हुए बोली, मेरी बेटी के आने की खुशखबरी हमारे परिवार को भवानी माँ के मंदिर में ही मिली, इसलिए आज से मेरी बेटी का नाम भी भवानी होगा। बस फिर मेरा नाम पड़ गया भवानी राजपूत। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरे आने की खबर, मतलब कि माँ के माँ बनने की खबर उन्हें केरला में मिलती तो वो मेरा नाम करेला ही रख देते। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये खबर उन्हें केरला में नहीं मिली। वैसे वो कभी केरल गए भी नहीं। खैर, धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मुझे मेरे नाम से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि स्कूल में कई बच्चे मुझे चिढ़ाते थे कि देखो भवानी माँ आ गई। लेकिन जाने अनजाने वे भवानी माँ का अपमान करते थे। लेकिन तब मैं ये बात नहीं समझ पाती थी, छोटी थी ना तब। लेकिन फिर जैसे जैसे मुझे समझ आने लगी तो मुझे अपने नाम से चिढ़ से ज़्यादा भवानी माँ के नाम का अपमान पसंद नहीं आया। मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ, लेकिन अंधा विश्वास नहीं। भवानी माँ हमारी जननी है और उनके नाम का अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं था। और वैसे भी मैं नए ज़माने की हूँ तो ये नाम थोड़ा सा ओल्ड फैशन था। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी सरकार ने हमें अपना नाम बदलने का अधिकार दे रखा है। मतलब 18 साल के होने के बाद मैं अपना नाम बदल सकती थी, और ये बात मुझे पता थी। और जैसे ही मैं 18 की हुई, मैंने अपना नाम बदलने की बात घर पर की। घर पर तो जैसे भूकंप आ गया मेरी बात सुनकर। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था कि मैं भवानी माता के नाम को बदलना चाहती हूँ। अरे मतलब अपने नाम को बदलना चाहती हूँ। लेकिन थी तो मैं उनकी लाडली। मैंने भी इमोशनल अत्याचार किया और 2 दिन खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन सबके सामने रात को चोरी चोरी खा ही लेती थी कुछ ना कुछ। भूखे पेट नींद नहीं आती ना। 2 दिन बाद सभी मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि घर में सभी मुझे भवानी ही कहेंगे। और मुझे क्या चाहिए था? घर में कौन सा कोई मेरा मजाक उड़ाता था। और मैंने ये शर्त मान ली और फिर शुरू हुआ नाम बदलने का काम। अब क्योंकि जन्म पत्री से लेकर अब तक के सभी सर्टिफिकेट पर मेरा नाम भवानी राजपूत था, इसलिए उन्हें चेंज करवाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। कर करा कर मेरा नाम मैंने बदलवा ही लिया और अपना नाम रखा नायरा। नायरा राजपूत। अब सब जगह मेरी पहचान नायरा राजपूत से ही है, सिर्फ मेरे घर को और रिश्तेदारों को छोड़कर। ये थी मेरी 2 नाम होने की कहानी। नायरा ने अपनी बात खत्म कर लंबी सांस ली। आध्या, जो अब तक एकटक नायरा को देखते हुए उसकी कहानी सुन रही थी, उसने उससे अचानक से बहुत ही गंभीर होकर कहा, नायरा, सोच अगर तेरा नाम सच में करेला रख देते तो? नायरा ने लापरवाही से कहा, तो क्या रख देते, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बदलती। क्या? आधे ने चौंकते हुए कहा और पूछा, क्यों? नायरा ने उसे समझाते हुए कहा, अरे सिंपल सी बात है, किसी को करेला पसंद नहीं आता तो मुझे चिढ़ाता भी नहीं कोई। आधे ने फिर से पूछा, अरे लेकिन तुम अपना नाम क्यों नहीं बदलती फिर? नायरा ने उठकर आधे के सिर पर टपली मारते हुए कहा, क्योंकि मुझे करेला पसंद है, और वो भी कड़वा वाला। जब तक जीभ कड़वी ना हो करेले खाने का मजा ही नहीं आता, समझी? आधे ने उसकी बात सुनकर अपना सिर खुजाते और मुंह बनाते हुए कहा, यार तुम कौन से प्लेनेट से आई हो जिसे करेला पसंद है और वो भी कड़वा? नायरा वापस आधे के पास आते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है जिन्हें लोग बेकार और नापसंद करते हैं, क्योंकि ये साधारण लोग हैं और नायरा यूनिक, समझी? समझ गई माँ भवानी, आप सच में यूनिक हो। अब चले खाना खाने, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। आधे ने नायरा को खींचकर बाहर ले जाते हुए कहा, अरे चल रही हूँ। नायरा ने उसके साथ चलते, या कह लोगे कि उसके खींचने की वजह से घिसटते हुए कहा, और दोनों कैंटीन की ओर चली गई। एक बड़ा आलीशान बंगला जिसके बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। ये किसी और का नहीं, राकेश वाड़िया का बंगला था, जिसके अंदर एसीपी सूर्या प्रताप सिंह शेखावत राकेश वाड़िया से प्रिया के बारे में जानकारी लेने आए थे।
सूर्या ने वाड़िया से सवाल किया। मतलब आपको प्रिया के आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था? राकेश वाड़िया ने जवाब दिया। नहीं, प्रिया से इस बारे में मेरी कोई बात ही नहीं हुई। उनकी बात सुनकर सूर्या ने हैरान होकर पूछा, आपने पिछले एक हफ्ते से अपनी बेटी से बात नहीं की? मतलब एक हफ्ते में आपने एक बार भी फोन करने की कोशिश नहीं की? वाड़िया ने उदास होकर कहा। प्रिया की आदत थी, जब वो बात कर लेती थी उसके बाद कई हफ्तों तक बात ही नहीं करती थी। और आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई थी तब हमारा झगड़ा हो गया था। सूर्य ने पूछा, किस बात को लेकर? राकेश वाड़िया बोले, परसों प्रिया का बर्थडे है, मतलब था, और मैं चाहता था कि इस बार वो इंडिया वापस आ जाए, लेकिन वो इंडिया वापस आना ही नहीं चाहती थी और इसी बात को लेकर मेरे साथ झगड़ा करने लगी और गुस्से से उसने फोन काट दिया। सूर्य ने भवे चढ़ाते हुए पूछा, और आपने दोबारा फोन नहीं किया? राकेश वाड़िया बोले, बहुत बार किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। बस रात को प्रिया का मैसेज आया कि वो कुछ दिनों बाद बात करेगी। अभी उसका मूड सही नहीं है। मैं उसे अच्छे तरह से जानता था, जब तक उसका मूड सही नहीं होता वो बात नहीं करेगी, चाहे मैं कितनी भी बार कॉल करूं। इसलिए मैंने भी उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। फिर मिस्टर वाड़िया ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना कहकर मिस्टर वाड़िया अपना चेहरा हाथ में छुपाए सिसकने लगे। सूर्य बोला, मैं समझ सकता हूँ सर, आप पर क्या बीत रही होगी, एक जवान बेटी के साथ इस तरह का हादसा। लेकिन आप फिक्र मत करिए सर, बहुत जल्द हम गुनहगारों को सजा दिला देंगे। लेकिन सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सूर्य की बात सुनकर मिस्टर वाडिया सर उठाकर सवालिया नजरों से सूर्या को देखने लगे तो सूर्य बोला, प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो आम नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। वाडिया को एक झटका लगा। क्या? सूर्या आगे बोला, जी सर, और ये सिर्फ प्रिया के साथ नहीं, आज से 2 महीने पहले 2 और लड़कियां इसी तरह से इस हादसे का शिकार हुई हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन तीनों लड़कियों की हालत एक जैसी थी। मिस्टर पाड़िया अब भी हैरानी से सूर्या को देखे जा रहे थे। तीनों लड़कियों की आंखें निकाल ली गई थी और उनके कुछ ऑर्गन भी निकाल लिए गए थे। और मुझे लगता है कि ये कोई आम केस नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जिसमें आपकी बेटी भी शिकार हो गई है। मिस्टर वाडिया के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी और सूर्य की तेज नजर वो देख चुकी थी। सूर्य को कुछ अजीब लगा। आप कैसे भी करके मेरी बेटी के गुनहगारों को सजा दीजिए, और वो भी जल्द से जल्द, मिस्टर वाडिया ने गुस्से में कहा। सूर्य ने हाँ में सिर हिलाया और घर के बाहर आ गया, जहां मीडिया उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन सूर्या मीडिया को नजरअंदाज करके जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और अपने एक साथी से बोला, समर, इस वाडिया पर नजर रखो, हो ना हो कुछ तो छुपा रहा है ये। समर बोला, जी सर। फिर वो लोग वहां से निकल गए। इधर हॉस्पिटल में शाम के समय आद्या ने उबकाई लेते हुए कहा, यार आज का दिन तो सच में बहुत बोरिंग था। नारे ने आधे का मुंह बंद करते हुए कहा, मुंह बंद कर ले वरना मैं अंदर चली जाऊंगी। आधे झल्लाते हुए बोली, क्या? अरे यार, मक्खी घुस जाएगी ऐसा कहते हैं? नायरा अपना सामान इकट्ठा करते हुए बोली, वो क्या है ना आधी, तू जितना मुंह खोल रही है ना उतने में मैं आसानी से अंदर घुस जाऊंगी, समझी? आद्या ने भी सारी रिपोर्ट्स और सामान सही करते हुए कहा, तू और तेरी बातें सच में मेरे दिमाग से परे हैं। नारा कैबिन से बाहर निकलते हुए बोली, चल आज घर चल, पापा पूछ रहे थे तेरे बारे में। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसी वक्त सूर्या केबिन के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से नारा और सूर्या फिर से टकरा गए और रही सही कसर आद्या ने पूरी कर दी। वो भी बिना देखे ही नारे के पीछे बाहर आ रही थी, लेकिन अचानक से हुए इस एक्सीडेंट के कारण वो भी पीछे से नारा से टकरा गई और नारा जाकर सूर्य के सीने से जा लगी। सूर्य इस तरह होने से हड़बड़ा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। नारा ने जब अपने सामने सूर्या को देखा तो उसका गुस्सा फिर से उबाल मारने लगा। वो माथा सहलाते हुए गुस्से में बोली, आप क्या पागल पागल खाने से छूटकर आए हैं जो इस तरह से टकराते फिर रहे हैं? और आपको टकराने के लिए सुबह से मैं ही मिली हूँ क्या? और आप क्या अपनी छाती पर पत्थर बांध कर घूमते हैं?
पूरा का पूरा सिर ही हिला दिया। सूर्या उसकी बात सुनकर थोड़ा सख्ती से बोला, एक्सक्यूज मी, टकराई आप हो मुझसे, मैं नहीं। नारा उसे घूरते हुए बोली, ओह रियली, आपकी तो वो बात है कि भंडारे में खाना भी खा लो और बर्तन भी ना साफ करो। क्या क्या क्या? सूर्य को उसकी बात समझ नहीं आई। वो चकराया से बोला। तो नारा आंखें तरेरते हुए बोली, जी मुझे पता है, मेरा सिर फोड़कर आप सुबह का गुस्सा निकाल रहे हैं और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोलना आपको। सूर्य अभी भी नारा की बातों से चकराया हुआ था। वो अपना सिर झटक कर बोला, आपसे तो बात ही करना बेकार है। और ये क्या कह रही थी आप, भंडारा एंड ऑल? नारा गुस्से में बोली, यूनिक चीजों को समझने के लिए भी यूनिक दिमाग होना चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। नारा का गुस्सा अब भी पूरे उबाल पर था। सूर्या उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, आप कहना क्या चाहती हैं कि मेरे पास दिमाग नहीं है? सूर्य को नारा की बात अपनी इंसल्ट लगी थी। नारा अपने हाथ बांधकर बोली, जी बल्कि मुझे तो लगता है। नारा आगे बोलने वाली थी कि मामला बढ़ता देखकर आद्या ने बीच में आते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी में आने के चक्कर में सामने नहीं देखा। और नारा, मेरा मतलब है मैम से टकरा गई और वो आपसे। आद्या ने नारा और सूर्य को देखा। दोनों ने आद्या को देखा। नारा की आंखें आद्या को गुस्से से घूर रही थी, लेकिन सूर्य की आंखें उसे कृतज्ञ भाव से देख रही थी कि शुक्र है आपने इस आफत को चुप करा दिया। वैसे आप यहाँ, मतलब रिपोर्ट्स तो आपको दे दी थी? आद्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि नारा अब भी उसे गुस्से से घूर रही थी। सूर्य बोला, जी कैसे रिलेटेड कुछ बात करनी थी? सूर्य की बात सुनकर नारा चुपचाप कैबिन में जाकर बैठ गई और उसके पीछे पीछे आद्या और सूर्या भी आ गए। चाहे जो हो, नारा अपने काम में पूरी ईमानदार थी। सूर्या अभी भी नारा को घूर रहा था तो नारा खींचते हुए बोली, शादी के लिए लड़की देखने आए हैं? व्हाट? सूर्य ने चौंकते हुए कहा तो नारा बोली, क्या व्हाट? घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको जबरदस्ती लड़की पसंद करने को कहा गया हो। आप कोई बात बिना बकवास के नहीं कर सकती। सूर्य नारा की बातों से खींच गया था। नारा हैरान होकर गुस्से में बोली, मैं बकवास कर रही हूँ? आद्या फिर से झगड़ा बढ़ते देख कर बोली, सर आपको केस के सिलसिले में बात करनी थी। सूर्या बोला, अगर आपकी डॉक्टर बात करे तो ना, लेकिन इन्हें तो भंडारे और शादी से ही फुर्सत नहीं है। इससे पहले कि नारा कुछ कहती, सूर्य ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए आगे कहा, मुझे ये जानना था कि 2 महीने पहले जिन लड़कियों को यहाँ लाया गया था, क्या उनकी आंखें और ऑर्गन भी यहाँ आने से पहले निकाले गए थे? नारा ने पहले गुस्से से सूर्या को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, उन लड़कियों का ऑपरेशन काफी समय पहले हुआ था और प्रिया का 1 हफ्ते पहले, और अभी तक तो उसके स्टिचेस भी नहीं काटे गए थे और इसी वजह से उसके साथ हुए हादसे में उसके स्टिचेस खुल गए थे। नारा की बात सुनकर सूर्या बोला, ओके, बस यही जानना था। सूर्य ने कहा और उठकर जाने लगा तो नारा पीछे से बोली, लेकिन ये तो रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। नारा की बात सुनकर सूर्या बोला, वो क्या है ना, यहाँ किसी का सिर फोड़ना था मुझे, इसलिए आ गया। इतना कहकर सूर्या जल्दी से बाहर निकल गया और उसकी बात सुनकर नारा ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर दे मारा। आद्या ने नारा को रिलैक्स होने को कहा तो नारा आद्या को घूरती हुई बाहर निकल गई और आद्या पीछे से उसे आवाज देती रह गई, लेकिन जल्दी ही वो भी उसके पीछे बाहर निकल गई। नारा और आद्या घर पहुंच चुके थे, लेकिन पूरे रास्ते नारा ने आद्या से बात नहीं की। जैसे ही नारा अंदर आई, फिर से किसी से टकरा गई और उसने झल्लाते हुए कहा, क्या है, आज के सबको मैं ही मिली हूँ टकराने के लिए, पता नहीं आगे है ये बटन। इतना कहकर जब नारा ने सामने देखा तो गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी काका, वाह सुबह से मूड खराब था, आई एम रियली सॉरी। नारा जिससे टकराई थी वो घर में काम करने वाले मदन काका थे और नारा ने उनसे इसलिए माफी मांगी क्योंकि गलती भी उसकी थी और मदन काका उम्र में उससे बड़े भी थे। कोई बात नहीं भवानी बिटिया, मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा कॉफी लेकर आता हूँ, मदन काका ने मुस्कुराकर कहा और चले गए। नारा सीधा अपने कमरे में चली गई और फ्रेश होकर ब्रश और कलर्स उठाकर पेंटिंग करने लगी।
पेंटिंग करना उसका शौक था और ये शौक गुस्से में ही निकलता था। वो जब भी गुस्से में होती थी और अपना गुस्सा नहीं निकाल पाती थी तो वो अपने मन की बातों को कैनवास पर उतार देती थी और इससे उसके मन को सुकून मिलता था। नारा के जैसे उसके शौक भी यूनिक थे। इसे क्या हुआ? रत्ना जी ने नारा को इतने गुस्से में जाते देखा तो आद्या से पूछा। आद्या कुछ देर चुप रही और सभी लोग मतलब रत्ना जी, विजेंद्र जी, आरव और साधना उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। आद्या ने सभी को देखा और फिर सुबह से लेकर शाम तक सूर्या के नारा के झगड़े के बारे में बता दिया। नारा के झगड़े के बारे में सुनकर रत्ना जी परेशान होते हुए बोली, ये लड़की पता नहीं क्यों हर बार ऐसे पंगे करती है। जब देखो कोई ना कोई कांड करती रहती है। अब बताओ ऐसे भी से उलझने की क्या जरूरत थी? आरब नारा की साइड लेते हुए बोला। लेकिन माँ उन्होंने पहले शुरुआत की। रत्ना जी बोली, तू तो रहने ही दे, तूने ही ज्यादा सिर पर चढ़ाया हुआ है उसे। रत्ना जी ने आरव को डांट दिया तो साधना बोली, माँ लेकिन आरव सही कह रहे हैं। क्या उस एसीपी को दिखता नहीं जो वो उसे बच्ची कह रहा था? और तो और उसे गिराकर सॉरी भी नहीं कहा। साधना ने भी नारा की ही साइड ली। नारा भी सबकी आवाज सुनकर नीचे आते हुए बोली, सही कहा आपने भाभी, वो ना एक नंबर का गधा है। नहीं नहीं, गधे को क्यों बेइज्जत करना, वो तो दानव था दानव। नारा पीछे से साधना के गले में बाहें डालकर खड़ी हो गई। भवानी, हर समय इतना गुस्सा सही नहीं है बेटा, और अगर गलती हो भी गई तो तुम्हें इतना ज्यादा हाइपर होने की क्या जरूरत थी? विजेंद्र जी ने नायरा को अपने पास बिठाते हुए कहा तो नायरा राजेंद्र जी की गोद में सिर रखकर बोली, पप्पा क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं बच्ची नहीं हूँ? और ऊपर से कह रहे थे कि मैं बकवास कर रही हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, जितना उसके बारे में बात करोगे उतना ही गुस्सा आएगा तुम्हें। हम सभी अब चलकर खाना खाते हैं। विजेंद्र जी ने प्यार से नायरा के सिर को सहलाते हुए कहा तो रत्ना जी थोड़े गुस्से से बोली, उसको उसकी गलती मत बताओ, बस प्यार जताते रहो। कहकर वो खाना लगाने चली गई। नारा उनको उससे जाते देखकर बोली, ये माता जी के लिए तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ, कोई वैल्यू ही नहीं है। नारा ने नौटंकी करते हुए कहा तो सभी उसकी बातों पर हंसने लगे। अगर खीकी खीकी हो गया हो तो आकर खाना खा लो सभी। और रत्ना जी ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाते हुए कहा तो विजेंद्र जी धीरे से बोले, चलो इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। सभी मुंह पर हाथ रख कर हंस रहे थे। फिर सब डाइनिंग टेबल पर आ गए और हंसते मुस्कुराते बात करते हुए खाना खाने लगे। इधर सूर्य भी रात में अपने घर पहुंच गया था। माँ माँ कहाँ हो आप? सूर्य ने घर में आते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरे इतना चिल्ला क्यों रहा है? किचन में थी, सूर्य की माँ ने बाहर आते हुए कहा। सूर्य ने अपनी माँ की गले लगते हुए कहा, ओफो माँ, आपको पता है ना कि जब भी मैं घर में आऊं तो मुझे सबसे पहले आपको देखना है। पीछे से सूर्य का भाई आते हुए बोला। हाँ भाई को तो भूल ही जाओ, सूर्य उसे चिढ़ाते हुए बोला। अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ छिपकली। इतना कहते ही सूर्य ने अपने भाई को गले से लगा लिया। सूर्य के भाई ने सूर्य से अलग होते हुए अपनी बड़ी माँ से यानी कि सूर्य की माँ से शिकायत करते हुए कहा, बड़ी माँ देखिए ना, भाई मुझे छिपकली कह रहे हैं, आपको मैं किस एंगल से छिपकली लग रहा हूँ? तुम दोनों का तुम ही जानो, मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने। सूर्या तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? सूर्य की माँ ने उन दोनों की इस प्यार भरी नोकझोंक से दूर होते हुए कहा तो सूर्य बोला, नहीं माँ, खाना ही खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। सूर्य ने कहकर अपने छोटे भाई के बाल बिगाड़े और अपने कमरे में चला गया और पीछे से उसका भाई मुंह बनाता ही रह गया। आइए अब जानते हैं सूर्य के और उसके परिवार के बारे में। सूर्य प्रताप सिंह शेखावत दिल्ली के नए एसपी, जिसकी अभी 2 दिन पहले ही पोस्टिंग हुई थी। गोरा रंग, जिम में बनाई हुई बॉडी, काली गहरी आंखें और सलीके से बनाई हुई दाढ़ी, 6 फुट 3 इंच हाइट और बिल्कुल सहज सा भाव। कुछ गलत होते देखना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। सूर्य की माँ राखी प्रताप सिंह शेखावत अपना घर संभालने के साथ एक मॉल भी संभालती हैं। सूर्य के पिता राज प्रताप सिंह शेखावत एक आर्मी ऑफिसर थे और एक अटैक में वो शहीद हो गए थे। उस वक्त सूर्य केवल 2 साल का था। राखी जी ने दोबारा शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि शादी के लिए रिश्ते नहीं आए, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को किसी भी तरह से सफर करना पड़े, क्योंकि उनका मानना था कि ये जरूरी नहीं
कि जिससे वो आगे शादी करेंगी वो उनके बेटे को एक पिता का प्यार ही देगा और वो सूर्य की जिंदगी में तकलीफ नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने शादी ना करने का फैसला किया और अकेले ही सूर्य को एक पुलिस ऑफिसर बनाया। इसलिए सूर्या अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियों को बुलाकर उसकी जिंदगी को संवारा था। वो चाहती तो शादी कर सकती थी लेकिन सिर्फ उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी हम सफर के बिताई। सूर्य के चाचा जी करण प्रताप सिंह शेखावत भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, इसीलिए उनका परिवार सिर्फ उनके भाई का परिवार ही था। सूर्य के पिता के शहीद हो जाने पर उन्होंने ही घर को संभाला था। रिश्तेदारों ने कहा था कि वो राकेश जी से ही शादी कर ले, लेकिन उन्होंने राकेश जी को हमेशा मां समान ही देखा था, इसलिए उनके लिए ये करना असंभव था। उन्होंने ही अपनी मां समान भाभी की मदद के लिए उन्हें मॉल बनवा कर दिया था, जिसके पैसे राकेश जी ने बाद में वापस कर दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके पवित्र रिश्ते पर सवाल उठाए। आखिर में है सूर्य का छोटा चचेरा भाई जयंत प्रताप सिंह शेखावत। सूर्य के चाचा जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जयंत को गोद लिया था। जयंत उनके यहाँ काम करने वाली ड्राइवर प्रकाश का बेटा था, लेकिन हमेशा से उसे घर के एक बेटे जैसे ही प्यार दिया था। जयंत सिर्फ 7 साल का था जब उसके पापा की मौत हो गई थी और फिर करण जी ने उसे गोद ले लिया था। जयंत को कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो इस घर का बेटा नहीं है और जयंत भी सभी से बहुत प्यार करता है। जयंत सूर्य से 2 साल ही छोटा है और वो राखी जी के साथ ही मॉल को संभालता है। सूर्या, जयंत और राखी जी खाने के लिए बैठ गए तो राखी जी ने सूर्य की प्लेट लगाते हुए कहा, आज कैसे घर की याद आ गई तुम्हें? ऐसी बात नहीं है माँ, बस केस में उलझा हुआ हूँ। सूर्य ने राकेश जी को अपने पास बैठाते हुए कहा तो जयंत बोला, बड़ी माँ, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं भाई को ड्यूटी ज्वाइन किए हुए और 2 दिनों बाद आज घर आ रहे हैं। आगे पता नहीं कितने कितने दिनों बाद आया करेंगे। जयंत राकेश जी को बढ़ा चढ़ाकर शरारत से सूर्य को देखते हुए बोला तो सूर्य जयंत को घूरते हुए बोला, तू ना आग में घी मत डाल। सही तो कह रहा है, अभी से ये हाल है तो आगे चलकर पता नहीं क्या करेगा तू। मुझे तो लगता है घर का रास्ता ही भूल जाएगा। राकेश ने जयंत की साइड लेते हुए सूर्य को डांटते हुए कहा, बड़ी माँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भाई की शादी करवा दे तो भाई को घर आना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ही सही। और भाई की उम्र भी हो गई है शादी की, अगर उम्र निकल गई तो फिर लड़की भी नहीं मिलेगी। जयंत फिर से सूर्य को देखकर शरारत से मुस्कुराकर बोला। जयंत की बात सुनकर सूर्य को नायरा की बात याद आ गई। वो क्या है नायरा सीपी साहब, मेरी माता जी कहती हैं जब शादी की उम्र हो जाए 30 तो हो जाता है टाई टाई फेस। ये बात याद आते ही सूर्य हंसने लगा और उसे ऐसे बेवजह हंसते देखकर राकेश जी और जयंत एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद जब सूर्य कुछ संभला तो जयंत ने पूछा, ऐसा भी क्या कह दिया कि आप इस तरह से पागलों की तरह हंसने लगे? सूर्या अपनी हंसी रोकते हुए बोला, तुम्हारी बात पर नहीं हंस रहा था, मैं तो किसी और की बात याद करके हंस रहा था। राखी जी ने उत्सुकता से पूछा, किसकी बात? राखी जी के पूछने पर सूर्य ने सुबह से लेकर अब तक की उसकी और नायरा की मुलाकात और उनके बीच हुई बहस के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर राखी जी और जयंत भी हंसने लगे। जयंत हंसते हुए बोला, मतलब एग्जाम्पल तो देखो, भंडारे में खाना भी खा लिया और बर्तन भी साफ नहीं किए, ऐसे एग्जाम्पल कौन देता है? सूर्य हंसते हुए बोला, वो देती है ऐसे एग्जाम्पल, दिमाग का दही बना देती है। जयंत सूर्या को छेड़ते हुए बोला, वैसे बड़ी माँ, मुझे लगता है कि भाई के लिए ऐसी ही लड़की परफेक्ट होगी जो उनके दिमाग का दही कर दे। जयंत की बात सुनकर सूर्या जल्दी से बोला, क्यों, तुम्हें मैं अच्छी खासी जिंदगी जीता अच्छा नहीं लगता? उससे शादी इस जिंदगी में तो कभी भी नहीं। हाँ वो सुंदर है, लेकिन उसकी बातें और जो पक 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 करती है वो तो बिल्कुल राक्षसी जैसे करती है, राक्षसी जैसे। और मुझे किसी राक्षसी से शादी नहीं करनी, उससे अच्छा मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूं। सूर्य की बात सुनकर राकेश जी और जयंत फिर से हंसने लगे। सूर्य अपनी माँ और भाई के साथ खाना खा रहा था कि समर की कॉल आ गई। सर, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए।
अचानक समर का इस तरह जल्दी से पुलिस स्टेशन बुलाना उसे कुछ अजीब लगा और उसने कौतूहलवश पूछा, समर, इज एवरीथिंग ओके? सर, केस सॉल्व? समर ने उत्साह से भरकर कहा। सूर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से कहा, व्हाट? सूर्य अपनी जगह से खड़ा हो गया। मगर कैसे? मतलब? समर जल्दी से बोला, सर, आप जल्दी से आ जाइए, आपको सारी बातें फोन पर नहीं समझा सकता। समर ने जल्दी से कहा, ओके, आई एम कमिंग। सूर्य ने कहा और जल्दी से कॉल कट कर अपनी रिवॉल्वर उठाई और जाने लगा। सूर्य बेटा, खाना तो खा लेते। राखी जी ने सूर्य को पीछे से कहा तो सूर्य बोला, माँ, जाना जरूरी है, जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर सूर्य जल्दी से बाहर निकल गया। कुछ वक्त बाद सूर्य राकेश वाडिया के बंगले पर था। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे। सर, ये तो मर गया, एक हवलदार ने राकेश वाडिया को चेक करते हुए कहा तो सूर्य अपने साथ आए पुलिस कर्मियों को बोला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और घर की अच्छे से तलाशी लो। और हाँ, ये खबर सुबह से पहले बाहर नहीं जानी चाहिए। दरअसल कुछ समय पहले पुलिस स्टेशन पर एक कुरियर आया था जिसे राकेश वाडिया ने ही भेजा था। कुरियर के अंदर जो था उसे देखकर समर ने सूर्य को कॉल कर दिया था। सूर्य ने उस लिफाफे में आई हुई फाइल्स को देखा जिनमें उन लोगों के नाम थे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काले धंधे को चला रहे थे। उस लिफाफे में एक सीडी थी जिसमें राकेश वाडिया ने अपने सारे काले कारनामों को कबूल किया था। उस वीडियो में राकेश वाडिया ने बताया था कि वो ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनकी ही बेटी इसका शिकार हो जाएगी। इसीलिए वो इस धंधे को छोड़ रहे हैं और अपनी बेटी के गुनहगारों की सजा की शुरुआत वो खुद से करेंगे, क्योंकि प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका भी हाथ था। ये वीडियो देखने के बाद सूर्या अपनी टीम को लेकर राकेश वाडिया के बंगले पर आ गया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राकेश वाडिया ने सुसाइड कर लिया था। उधर कहीं और किसी बंगले में एक कमरे में अंधेरा था और उस अंधेरे कमरे में एक साया खिड़की के पास खड़ा चांद को देख रहा था। उसने अपने फोन पर किसी का नंबर निकाला और कॉल किया। फिक्र मत करो, नया नया आया है, जोश तो होगा ही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ ही जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। फोन के दूसरी तरफ से किसी ने कहा, लेकिन बॉस, मेरे को नहीं लगता कि वो पुलिस वाले का खुजली कम होएगा, बहुत दिमाग चलता है उसका। वो साया बोला, जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ देर शांत रहो। गिद्ध की नजर है उसकी, एक गलती और सब कुछ खत्म, उसने कहा और फोन काट दिया। फिर वो साया फोन पर सूर्य की फोटो देखते हुए बोला, तू कितनी भी कोशिश कर ले, मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है मैंने, और तू उसे 1 मिनट में मिट्टी में मिलाने के सपने देख रहा है। दूर रह मुझसे, वरना तुझे मिट्टी में दफना दूंगा। इतना कहकर उसने अपना फोन फेंक दिया। आगे क्या होगा? सूर्या और नायरा की अगली मुलाकात कैसे होगी? क्या उन दोनों का फिर से झगड़ा होगा या बात थोड़ी आगे बढ़कर दोस्ती तक पहुंच जाएगी? कौन है वो साया जो सूर्या को मारने की बात कर रहा था? क्या सूर्या और नायरा की इस केस की वजह से मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन, बाय बाय।